ठीक है बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम बताए थे कि लाइफ कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ये सारे ऐसे हमारे शरीर की प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इनका नाम दिया गया लाइफ प्रोसेसेस। क्या नाम दिया गया है? आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे उसी लाइफ प्रोसेस में एक प्रोसेस का जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम आपको पहले भी पढ़ाए थे, थोड़ा सा उसका रिवीजन कराते हैं और रिवीजन कराने के बाद आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग संचार प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संचार प्रणाली। क्या कहते हैं? संचार प्रणाली। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संचार प्रणाली कहते हैं। संचार प्रणाली के बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था, इसके बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, विलियम हार्वे, याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ब्लड। पहला कौन होता है बच्चों? ब्लड। दूसरा होता है हार्ट। ठीक है, दूसरा हार्ट। और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, इसको कहते हैं, ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ब्लड के मेनली 2 पार्ट होते हैं। ब्लड के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 2। कितना? एक होता है ब्लड सेल्स। क्या होता है बच्चों? ब्लड सेल्स। क्या होता है? ब्लड सेल्स। और दूसरा होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, ये हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में हम पढ़ा है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार की। आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स। समझ में आ रही है बात? प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसीएस को हम लोग बोलते हैं आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यू से व्हाइट, बी से ब्लड, सी से सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकाओं को तुम लोग कोशिकाओं भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? उसके बाद प्लेटलेट्स, ये हमने बताया था। तो पूरा एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, इसको समझ लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं मेन, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। फिर ब्लड को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। फिर ब्लड सेल्स को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, आरबीसीएस, डब्ल्यूसीएस और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल से, आरबीसीएस के बारे में आज हम लोग को मेन टॉपिक है आरबीसीएस के बारे में पढ़ना, तो पूरा डिटेल्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके आरबीसीएस को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फंक्शन पढ़ेंगे। किसका बच्चों? फंक्शन किसका? ब्लड का। ब्लड का क्या फंक्शन होता है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो ब्लड का जो काम होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब काम होता है, जो ब्लड का काम होता है, पहला काम होता है कि ये आपके शरीर में जो O2 होता है, जो लंग्स में O2 होता है, उसको लेकर के पूरे शरीर में जाना और फिर पूरे शरीर से CO2 को भी कैरी करना। यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना किसका काम होता है? ब्लड का काम होता है। किसका काम होता है बच्चों? तो O2 का प्लस CO2 का, O2 प्लस CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना ब्लड का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2। दूसरा है बच्चों कि ये क्या करते हैं कि आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स समझ में आ रही है बात? न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है बच्चों? जैसे आप दूध पीते हो, उससे कैल्शियम मिलता है, वैसे ही प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब खाते हो, पेट में जाता है, पेट में से ब्लड में चला जाता है, और वो ब्लड जो होता है आपके कैल्शियम, मिनरल्स यानी न्यूट्रिएंट्स को आपके पैर से लेकर सिर तक जाता है। समझ में आ रही है बात? अगर सोचो कि ब्लड आपके पूरा ऊपर ही, पेट से लेकर पूरा ऊपर ही आपके न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आता है, नीचे नहीं देता है, तो क्या आपकी हड्डी बढ़ पाएगी? पैर हो जाएगा इतना छोटा, शरीर हो जाएगा इतना बड़ा। और कैल्शियम अगर शरीर को नहीं मिले, आपके पैर को नहीं मिले, तो पतला पतला एकदम हो जाएगा ना पैर, हड्डी थोड़ा सा चोट लगेगा आपका हड्डी टूट जाएगा। तो पूरे शरीर में जो आप खाते हो उस न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। जैसे देखो सिर में दर्द होता है, आप क्या खाते हो? आप टैबलेट खाते हो। टैबलेट कहाँ जाता है? पेट में।
वो टैबलेट का जो केमिकल होता है पूरे शरीर में ब्लड लेकर के जाता है, और जहाँ पे आपको सिरदर्द होता है वहाँ पे एक्ट करता है और आपका सिरदर्द आराम हो जाता है। तो ये सर्कुलेशन का काम जो होता है ना ब्लड करता है, समझ में आ रही है बात। तो ब्लड का पहला फंक्शन क्या है कि O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रांसपोर्टेशन आपके जो शरीर में न्यूट्रिएंट्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा जो आपका काम है फंक्शन ऑफ ब्लड, थर्ड फंक्शन ऑफ ब्लड, ये आपके जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, इसका जो है ना इसका भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। जैसे कि मान के चलो कि आपने आपने क्या किया, चाय पिया, ठीक है, चाय पिया, चाय में क्या होता है, चीनी होती है ना, तो चाय आपके पेट में गया, वहां से चीनी ब्लड में मिला, चीनी ब्लड में मिला, और उसको ले करके कहां जाता है, किडनी के पास। क्या करता है, किडनी के पास, और किडनी क्या करती है, शुगर को छान लेती है और छान के आपके पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो आपके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। बात समझ में आ रही है। और एक मेन चीज है जिसको बोलते हैं आपका कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। आपके शरीर के ताप का भी नियंत्रण कौन करता है, ब्लड करता है। आपके शरीर के ताप का भी नियंत्रण कौन करता है, ब्लड करता है। जैसे देखो बहुत सारे एग्जांपल बता दे रहे हैं, ब्लड पूरे बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है। तो जब फ्लो होता है तो हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होता है। कोई भी चीज जब चलेगा तो क्या होगा, उससे ऊर्जा पैदा होगी, और इसी वजह से ब्लड के चलने की वजह से हमारा क्या होता है, शरीर गर्म होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर यहाँ पल्स चेक करता है, यहाँ दबाता है ना, पल्स चेक करता है, नाक पे इसे दिखेगा, तो पल्स चेक करेगा तो क्या चेक करता है कि आपके नस में खून दौड़ता है ना, तो फील हो जाता है कि दौड़ रहा है। और जब दौड़ना बंद हो जाएगा तो लोग बोलते हैं कि नहीं ठंडा, शरीर ठंडा पड़ गया। तो शरीर ठंडा क्यों पड़ गया, ब्लड दौड़ रहा था, समझ में आ रहा है, अब ब्लड रुक गया है। तो जो कोई भी चीज रुक जाएगा तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे आप दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं तो शरीर कितना टेम्परेचर गर्म हो जाता है, एकदम पसीना छोड़ने लगते हैं। जैसे आप रिलैक्स होते हैं आपका शरीर धीरे धीरे कूल होता है ना। तो कोई भी चीज, जैसे हाथ रगड़ दूं, हाथ रगड़ो तो क्या हो, तुरंत गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड क्या हो रहा है, चल रहा है, और रगड़ने से क्या हो रही है, एनर्जी निकल रही है। समझ में आ रही बात। तो बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है आपका ब्लड। देखो अब इसका एक बता रहे हैं, एक बीमारी होती है, उसके द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि कंट्रोल कैसे करता है बॉडी टेम्परेचर। देखो आपका जो स्टोमक है, जे शेप का आपका पेट होता है ना, जे शेप का पेट होता है बाएं तरफ, आपके शरीर में बाएं तरफ जे शेप का आपका पेट होता है। उसी के बगल में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम है स्प्लीन। क्या नाम है बच्चों, स्प्लीन। स्प्लीन को हम लोग हिंदी में प्लीहा या फिर तिल्ली कहते हैं, प्लीहा या फिर तिल्ली कहते हैं। समझ में आ रही है। स्प्लीन को हम लोग हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। आपके पेट के बाएं साइड में पेट है और उसी के बगल में क्या होता है, स्प्लीन रहता है। जब कभी भी आपको एक मच्छर काट लेता है, ठीक है, उस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। तो एस्प्लीन के बारे में हमने क्यों बताया, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है। इसमें जो होता है ना ब्लड जाके जमा होता है, एस्प्लीन में ही ब्लड जमा होता है। लोग बोलते हैं कि हार्ट में ब्लड जमा होता है, नहीं, ब्लड हार्ट में जमा नहीं होता है। ब्लड किस में जमा होता है, एस्प्लीन में। हार्ट तो आपका ब्लड को छानता है, मतलब उसको प्योरीफाई करता है, समझ में आ रहा है। ये एस्प्लीन में क्या होता है, ब्लड जमा होता है। जब कभी भी मच्छर काटता है, ये मच्छर फीमेल एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटता है तो ये आपको एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है मलेरिया। क्या नाम है, मलेरिया। ये बीमारी कौन सी होती है, मलेरिया। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर यानी फीमेल एनाफ्लीज मस्क्यूटो काटने से होता है। और जब भी आपको मलेरिया होगा ना तो आपके शरीर का जो एस्प्लीन है, प्लीहा, वही प्रभावित होता है। कई बार मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया से कौन सा आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मलेरिया से आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप बोलिएगा एस्प्लीन। क्या बोलिएगा, तो जैसे ही एस्प्लीन प्रभावित होगा तो मान के चलो कि अगर ये विद्यालय है, इस विद्यालय में तुम लोग हो, समझ में आ रही बात। तो ये विद्यालय का अगर बिल्डिंग अगर थोड़ा सा प्रभावित होता है, टूट फूट होता है, तो तुम लोग रह रहे हो तो तुम लोग प्रभावित नहीं होगे, तुम लोग का पढ़ाई बंद होगा। तो वैसे ही स्प्लीन जब प्रभावित होता है ना, इसमें रहता है ब्लड भी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और जैसे ही ब्लड प्रभावित होगा आपके शरीर का बॉडी टेम्परेचर एकदम गिर जाएगा, आपको खूब कपकपी होगा, ठंडा लगेगा, तेज बुखार आ जाएगा, समझ आ रहा है।
और आपको उल्टी होगा, आपको लैट्रिन बाथरूम होने लगेगा, तो ये सारी परेशानी आपको होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने आपको क्या बताया कि स्प्लीन में ब्लड क्या होता है, जमा होता है, ब्लड क्या होता है, जमा होता है। और जब भी आपको मलेरिया बीमारी होता है, किस मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज मस्क्यूटो, यानी कि फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो के काटने से आपको मलेरिया नामक बीमारी होगा, तो आपको स्प्लीन को प्रभावित करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से समझ में आया ना कि बॉडी कंट्रोल करता है कौन, ब्लड। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों। मेनली जो है ना, आज हम लोग को आरबीसीएस मेन हमारा टॉपिक है, समझ में आ रहा है? तो अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, आरबीसीएस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलो तो इसको इरेज कर दे। ओके, चलिए, तो मेनली बच्चों हम लोग को पढ़ना है आरबीसीएस के बारे में। किसके बारे में? आरबीसीएस। आज का मेन टॉपिक यही था, पीछे जो हम कराए हैं रिवीजन कराए हैं थोड़ा सा। आरबीसीएस को हम फुल नेम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि इसको आप बोल सकते हो लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इसे हम लोग कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, आरबीसीएस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीएस का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीएस का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है बच्चों? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, चलो अब देखेंगे कि आरबीसीएस का फंक्शन क्या होता है, यानी आरबीसीएस का काम क्या होता है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा है ना, वो ब्लड का फंक्शन था, यह अभी हम क्या बता रहे हैं, आरबीसीएस का फंक्शन, यानी क्या कार्य है, क्या कार्य करता है आपके आरबीसीएस। आपके शरीर में कोई तो कोई काम होगा ना, तो इसका काम होता है कि ये हेमोग्लोबिन को कैरी करता है। क्या करता है? हेमोग्लोबिन। आपके शरीर में हेमोग्लोबिन, आपके शरीर में हेमोग्लोबिन होता है, और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। समझ आ रही है? आपके शरीर में यानी आरबीसीएस में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ये हेमोग्लोबिन का जो कलर होता है ना बच्चों, वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इसी वजह से आपके ब्लड का कलर भी क्या होता है? लाल होता है। समझ में आ रहा है? ब्लड कलर भी क्या होगा? रेड होगा। आपके शरीर में ब्लड है, ब्लड में 3 तरीके की सेल्स होती है, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स। पहला सेल है आरबीसीएस, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। आरबीसीएस का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। और फिर फंक्शन क्या है? तो आरबीसीएस में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, माने ऑक्सीजन को, आपके शरीर में जो लंग्स में ऑक्सीजन होता है उसको ढोने का काम करता है। आपके ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? रेड होता है। आपके ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन क्या होता है? उसका कलर लाल होता है। समझ आ रहा है? चलो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो लाइफ स्पैन है, मतलब कितना दिन जीवन रहता है, इसका जीवन काल क्या है, माने आरबीसीएस कितना दिन जिंदा रहता है। आपके शरीर में आरबीसीएस 120 दिन, 120 दिन यानी 4 3 12, यानी 4 महीना लगभग ये जिंदा रहता है। आपके शरीर में आरबीसीएस जो जिंदा रहेगा वो 4 मंथ्स के लिए आपके शरीर में जिंदा रहता है। ठीक है, अब देखो ये बनता कहाँ है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, अभी आपको हम बताए हैं फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये कहाँ बनता है। तो देखो आरबीसीएस जो होता है ना, ये बनता है आपके बोन मैरो में। कहाँ? नाम याद कर लीजिएगा, बोन मैरो। बोन मैरो। आरबीसीएस कहाँ बनेगा बच्चों? बोन मैरो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। आपका फॉर्मेशन कहाँ होगा आरबीसीएस का? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये अस्थि मज्जा, बोन मैरो होता क्या है। तो देखो, हड्डी जानते हो ना, बोन जानते हो ना, हड्डी क्या है? ये हाथ है तो इसमें हड्डी है, पैर है तो हड्डी, हर जगह हड्डी है। तो जो आपके शरीर के अंदर हड्डी होता है, मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ये मान के चलिए आपके शरीर में हड्डी है, तो इसके हड्डी के अंदर एक लिक्विड पाया जाएगा। समझ में आ रही बात? ये हड्डी है और इस हड्डी के अंदर एक लिक्विड पाया जाएगा, इसी लिक्विड का नाम है बच्चों बोन मैरो। क्या नाम है? और इसी में आपका जो होता है ना, खून बनता है। इसी बोन मैरो में खून बनता है। अब मान लो जन्म ले लिया तो मरेगा भी। हम तो जन्म लेते हैं, हम लोग घर में, मरते हैं तो फिर चले जाते हैं कहाँ? कब्रिस्तान में, कब्र में, शमशान घाट में जाते हैं ना। तो ये भी जन्म लिया है तो मरेगा। तो ये मरता कहाँ पे है? इसकी डेथ कहाँ होती है? इसकी मृत्यु कहाँ होती है बच्चों? तो इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन में। अभी आपको स्प्लीन के बारे में बताया था ना, स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, प्लीहा, और एक नाम क्या है, तिल्ली। वेरी गुड बच्चों, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली। तो ये आरबीसीएस जो होता है ना, ये मरता है स्प्लीन में। तो दो चीजें, स्प्लीन का दो काम है, एक तो ब्लड को स्टोर करता है, ब्लड को स्टोर करेगा, और प्लस ये क्या करता है आपके ये क्या है, ग्रेव ऑफ आरबीसीएस भी है, ग्रेव ऑफ आरबीएस मतलब किसका, आरबीसीएस का कब्र, आरबीसीएस का कब्र कहते हैं। स्प्लीन को, प्लीहा को आरबीसीएस का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ रही बात। तो ये चीज समझ में आया, जितना हम बताएं अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। चलो ये हो गया, तो हमने बता दिया। देखो आरबीसीएस में होता है ना, और भी मेन पॉइंट है, आरबीसीएस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बच्चों। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समझ में आ रहा है, जैसे सेल्स होती है ना, सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, 9th में आप लोग सेल्स पढ़े ना, तो सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है। तो आरबीसीएस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता बच्चों, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब देखो हर चीज में अपवाद है ना, हर चीज में अपवाद है, एक्सेप्शंस, इसमें भी है ना थोड़ा अपवाद है। क्या है बच्चों, अपवाद। अपवाद समझते हो कि मतलब सब में होगा, एक दो में नहीं होगा, सब में होगा, एक दो में नहीं, उसको अपवाद बोलते हैं। जैसे देखो जो कैमल है ना, कैमल ऊंट, उसके ब्लड में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके आरबीसीएस में न्यूक्लियस मिलता है। और एक है लामा, लामा जानते हो, ये अफ्रीकन ऊंट है, मतलब बहुत ज्यादा बाल होता है उस पर, अफ्रीकन ऊंट का एक प्रजाति है जिसको लामा बोलते हैं। इसके शरीर में भी क्या होता है, इसके आरबीसीएस में, इसके आरबीसीएस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, सॉरी, क्या पाया जाता है। तो एक्सेप्शंस में कौन कौन चीजें हैं, एक्सेप्शंस में कौन कौन चीजें हैं कि आपका केमल और लामा दो ऐसे आपके जानवर होते हैं जिनके आरबीसीएस में के न्यूक्लियस में जिनके आरबीसीएस में न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब देखो जो आपका ये हो गया इतना चीज। अब देखो फॉर्मेशन बता दी है ना। देखो अगर आपके ब्लड में अगर एक्सेस हो जाएगा, आरबीसीएस की संख्या बढ़ जाएगी या लेस हो जाएगा, तो भी दो बीमारियां होती है। अगर आपके ब्लड के अंदर आरबीसीएस की संख्या ज्यादा हो जाए तभी आपको बीमारी होगी, और कम हो जाए तभी क्या होगी, आपको बीमारी होगी। तो आरबीसीएस की संख्या अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। उस बीमारी का क्या नाम है, पॉलीसाइथेमिया। एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड में आरबीसीएस के संख्या बढ़ने की वजह से होती है। तो पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर मान के चलो चाय में ज्यादा चीनी मिला दोगे तो क्या होगा, चाय गाढ़ा हो जाएगा, ज्यादा दूध मिलाओगे तो भी चाय गाढ़ा हो जाएगा। तो वैसे ही जब ब्लड में आरबीसीएस की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो खून क्या होगा, गाढ़ा होगा। क्या होगा, खून गाढ़ा होगा। तो पॉलीसाइथेमिया का मतलब कि ब्लड गाढ़ा हो गया। और सुनो, जब आरबीसीएस कम हो जाएगा तो एक बीमारी होगी जिसको बोलते हैं एनेमिया, एनेमिया जिसको बोलते हैं खून की कमी, खून की कमी। जब आपको आपके शरीर में खून की कमी होगी, एनीमिया नामक बीमारी होगी, तो आपको डॉक्टर आयरन की सीसी देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, टैबलेट देते हैं। समझ आ रहा है। और ये विटामिन B6 और B12 के वजह से भी, कमी से भी, विटामिन B6 और B12 के कमी से भी एनीमिया नामक बीमारी आपको हो सकती है। समझ आ रही है बच्चों। चलो अब देखो, इसीलिए बोला जाता है कि मतलब ब्लड डोनेट करना चाहिए। समझ में आ रहा है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट समझते हो, जैसे किसी को खून की जरूरत है, आप अपना ब्लड निकाल के दे दो, जिसको खून की जरूरत है आप ब्लड निकाल के दे दो। तो वैसे व्यक्ति ही खून दे भी सकते हैं जो अल्कोहलिक नहीं हो, जो शराब नहीं पीते हो, जो जिनको किसी तरह का नशा नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो। आपका ब्लड आप डोनेट करने जाओगे ना, तो पहले वहां पे चेकअप आपका होगा ब्लड का, कि आपका ब्लड सही है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्यों, ब्लड डोनेट करने से क्या होता है, आपका खून गाढ़ा नहीं होता है, आपका खून गाढ़ा नहीं होता। बार बार ब्लड निकलेगा तो आपका ब्लड क्या होता है, रिफ्रेश होते रहता है। और जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं उनका रिफ्रेशमेंट खून का नहीं होता है। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। देखो लोग कहते हैं कि मतलब ये मेल के अंदर ना ब्लड डोनेट करना मतलब होना चाहिए, फीमेल में वो लोग डोनेट नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो
फीमेल के अंदर पीरियड्स आता है, क्या आता है? पीरियड्स। हर महीने उनके शरीर से कुछ ब्लड अपने आप निकल जाता है। मेल के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, समझ में आ रही बात? तो इसलिए कहा जाता है कि मेल को जो है ना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और यही जब आपका खून गाढ़ा होगा और ये क्या है? एक तरीके का कोलाइड है। क्या है? ब्लड क्या है? एक तरीके का कोलाइड है। ये नेचुरल कोलाइड समझ लीजिए। ब्लड क्या है? एक नेचुरल कोलाइड है। क्या है बच्चों? नेचुरल कोलाइड है। और ये गाढ़ा होगा। और ब्लड क्या होता है? चिपचिपा होता है। जब भी खून निकलेगा ना तो आप ऐसे देख करिएगा उसको, वो चिपचिपा होता है, इसलिए उसको ब्लड को नेचुरल कोलाइड कहते हैं। और ब्लड गाढ़ा होते जाएगा और आपके पूरे नस में भर जाएगा, ऐसा चिपचिपा हो जाएगा कि ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा और उस समय आपको हार्ट अटैक होगा। समझ आ रही बात? तो ये सब जो चीजें हैं आपके ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है? इसको भी नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, स्ट्रक्चर कि कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। तो ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बायकॉन्क्लेव। समझ में आ रहा है? बायकॉन्क्लेव होता है। मतलब जो आप बचपन में एल्पेनलीबे चॉकलेट खाए हो, एल्पेनलीबे, उसको देखो, उसकी बनावट कैसी होती है? ये होता है और बीच में थोड़ा गड्ढा होता है ना। तो ब्लड का जो शेप होता है ना, जो स्ट्रक्चर यानी शेप होता है, यहाँ स्ट्रक्चर नहीं हम शेप लिख देते हैं, ठीक है? शेप, जो ब्लड का जो शेप होता है वो बायोकॉन्क्लेव होता है। यानी देखो, कहने का मतलब ये पूरा एकदम फ्लैट है ना, इस पे हम पानी रखेंगे तो कम पानी हटेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें गढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा अंदर गढ़ा कर देते हैं तो ज्यादा पानी हटेगा। तो वो क्यों थोड़ा सा ब्लड के जो आरबीसीएस होती हैं, मतलब वो क्यों थोड़ी सी मतलब ये होती हैं, आरबीसीएस का जो शेप होता है बायोकॉन्क्लेव क्यों होता है, क्यों थोड़ा सा उसमें गड्ढा होता है? क्योंकि देखो ज्यादा गड्ढा रहेगा तो ज्यादा चीज हटेगा। समझ में आ रही है? अगर तुम ऐसे पानी लेते हो तो कम पानी आएगा, तुम ऐसे पानी ज्यादा पानी आएगा ना। तो आरबीसीएस की जो सरफेस एरिया होता है ना, गड्ढा होने की वजह से क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के कैरी कर पाता है। इसीलिए उसका शेप क्या होता है? बायोकॉन्क्लेव होता है। इतना डीप में बता रहे हैं, अच्छे से सुनना। ठीक, ब्लड जो होता है ना वो डोनेट करना चाहिए। क्यों डोनेट करना चाहिए? क्योंकि मेल के अंदर ब्लड डोनेट नहीं होगा तो उसका ब्लड क्या होगा? गाढ़ा होगा। औरतों के अंदर डोनेट करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी वजह भी हम आप लोग बताए थे। तो जब ब्लड आपका गाढ़ा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो अमाउंट होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? ज्यादा तेल खाइएगा, ज्यादा आपका घी खाइएगा, ज्यादा छाली वाला दूध पीजिएगा, दही खाइएगा, तो घी खाइएगा, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बढ़ता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका ब्लड क्या होगा? गाढ़ा होगा। और जब आपका ब्लड गाढ़ा होगा तो ऐसे कंडीशन में आप हार्ट अटैक के शिकार हो जाएंगे। तो आप जब भी ज्यादा मतलब फैट्स वगैरह खाते हैं तो आपको शरीर से क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। तो ब्लड जो होता है आपके मनुष्य के शरीर में 200 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, ठीक है? मतलब अब जाइएगा ब्लड वगैरह चेक कराने ना, तो डेसीलीटर में चेक होता है, ठीक है? पर ग्राम मतलब 200 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, मतलब आपके ह्यूमन के अंदर। उसी तरीके से हेमोग्लोबिन आपको बताए थे, क्या बताए थे? हेमोग्लोबिन। तो जो हेमोग्लोबिन का अमाउंट होता है, हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है बच्चों, अरे भाई गड़बड़ हो जा रहा, रुको लिख देते हैं फिर से। हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है, हेमोग्लोबिन को जो अमाउंट होता है वो मेल में और फीमेल में दोनों में अलग अलग पाया जाता है। मेल के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है और फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। इसलिए औरतों का शरीर जो होता है ना, मर्दों से थोड़ा सा क्या होता है? कमजोर होता है। समझ में आ रहा बात? ठीक है बच्चों, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और एक चीज आप लोग बताना चाहो, जैसे कि आप लोग ट्रिप में नहीं गए थे ना, आप लोग ट्रिप में नहीं जा पाए थे। ये देखो, ये तस्वीर है, ये तस्वीर समझ में आ रही है? ये तस्वीर नहीं है बेटा, ये तुम लोगों की याद है। समझ में आ रहा है? जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, तुम लोग का शादी ब्याह हो जाएगा, किसी दिन किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होगे, कहिएगा, और अचानक एक तस्वीर तुम्हारे सामने आएगी, तो इस तस्वीर को तुम क्या करोगे? ऐसे बड़ा करोगे और बड़ा कर करके इसमें ढूंढोगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। समझ में आ रही बात? और जब तुम दिखोगे कहीं पे, कह रहे हम तो यहाँ हैं, ये हमारे सर हैं, हमारी मैम है, तो उस समय तुम्हारे आंखों में मुस्कुराहट के साथ एक क्या होंगे? आंसू होंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए बच्चों जब भी मौका मिलता है ना कहीं घूमने का, अपने दोस्तों के साथ जाने का, खाने का, जरूर जाना चाहिए। इसको मिस नहीं करना। जब बड़े हो जाओगे ना बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बस जिम्मेवारी, पैसा कमाना, बच्चों को देखना, यही तुम्हारा जीवन रहेगा। तो एक तस्वीर नहीं है, ये बहुत सारे यादें हैं जो बहुत बड़े हो जाने के बाद आप लोग देखोगे और एक दिन मिस करोगे।